हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे मोलरिटी और मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन, और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चन भी करे थे और आपने जिन क्वेश्चंस का रिप्लाई करा था वो क्वेश्चन मैंने चेक भी करे, है ना। तो क्वेश्चंस आप करते रहना साथ साथ में, और बहुत ही मतलब क्वेश्चंस जो है वो नीट और जे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं ऐसे एक जगह कर रही हूँ। जैसे मान लो कि भाई पिछले जितने सालों में पेपर हुए हैं उन सबको एक जगह करके और फिर अपन टेस्ट सीरीज उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी जो है अपन आज का जो वीडियो रहेगा अपना वो रहेगा अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। तो बात कर लेते हैं अपन इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला अभी आपको शायद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे बात करेंगे। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूले को अपन बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, और इसको बोलते हैं अपन आणविक सूत्र। आणविक सूत्र पहले अपन इसको समझते हैं ढंग से, है ना। और समझने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे जितने में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। तो देखिए क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, इसकी बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले की। देखिए आपके पास में मान लीजिए अपने पास ऐसे है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका है? ग्लूकोज का। तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है इसमें जो है ना अपने पास ये क्या है? रियल है, सारे के सारे रियल है, वास्तव में ऐसा ही होता है, रियल है। तो अपन ने बोला ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। समझते जाना है इस चीज को, है ना। अब मैं इसको क्या करूं, देखो मैं इसको कितने के पहाड़े से काट सकती हूँ। देखो 6 के पहाड़े से 1 बार, 6 के पहाड़े से 2 बार और 6 के पहाड़े से 1 बार, है ना। तो मेरे पास C की वैल्यू आई 1 तो मैंने रख दिया C, H की वैल्यू आई 2 तो मैंने लिखा H2 और O की वैल्यू आई 1 तो मैंने लिखा O1। 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि अपने को पता है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ही है। और ये आ गया अपने पास में इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या आ गया भाई? अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऐसे मैं आपको और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास में है C2H2 क्या होता है C2H2? देखो इस तरीके से कार्बन है और इधर हाइड्रोजन, ये क्या होता है? एथाइन होता है, एथाइन। तो C2H2 ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो अपने पास इसको कैंसिल कर दूं तो बचा CH, ये मेरे पास हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूले को अपन प्रोपोर्शनल फॉर्मूला भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल और चेक करते हैं ना। तो यहाँ पर अपने को ये समझना है कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है ना। तो आपने एक चीज तो नोट ही करी होगी, जो कि इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है, मतलब सबसे छोटा जो इजी रेशियो होगा ना वही। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है रियल जो वैल्यू होती है वो की वही। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा C2H4, ठीक है, C2H4। मान लीजिए मैंने लिखा है C2H4O2, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, मान लेते हैं। तो C2H4 ये तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इंपेरिकल। तो बेटा पहले तो अपने को क्या करना होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को n की वैल्यू, n मतलब जिससे ये कट रहा है, तो 2 के पहाड़े से ये कट रहा है, 2 के पहाड़े से ये भी कट रहा है, तो CH2 2 के पहाड़े से ये एक बार कटेगा और 2 के पहाड़े से 4 2 बार कटेगा। तो ये हो गया अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है। उसके बाद में अपने पास ये वाला है, देखिए C2 2 के पहाड़े से एक बार, 2 के पहाड़े से 2 बार और 2 के पहाड़े से एक बार, तो अपने पास आएगा CH2O। आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मेन बात तो क्वेश्चन की होती है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर X% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर मास 98.96 ग्राम है। मेरे को इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है।
परसेंट का मतलब होता है टोटल 100, तो 100 में से 71.65 और 24.27 इनको जोड़ लो। 71.65 और 24.27 कितना हुआ? 5 10 2 12 1 6 7 8 9 और 5 9 9 5.92। इसको आप 100 में से घटा लो, 100 में से घटा लो, जो बचेगा वो अपने पास हाइड्रोजन का x% की वैल्यू आ जाएगी। घटाओ, देखें इसको, 0 0, 9 में से 2 गया, 9 गया, 8 गया, 7 बचा, ठीक है। 9 में से 9 गया, 0 बचा, और इधर मेरे पास 9 में से 5 गया, 4 बचा, ठीक है। 9 में से 9 0, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 4.07। क्या वैल्यू आ गई? 4.07 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो पहले तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई है 4.07%, ठीक है। अब मैं इन सब वैल्यू को इधर लिख देती हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैंने लिख दी सारी वैल्यू, देखो ऐसे लिख देती हूँ कि पहले मैंने हाइड्रोजन का लिखा है, हाइड्रोजन, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट स्टेप देखना, फर्स्ट स्टेप जिसमें मैंने लिखा है 4.07%, ठीक है। फिर मैंने कार्बन की लिखी है, कार्बन की है 24.27%। फिर मैंने लिखा है क्लोरीन का लिखा है 71.65%। ये पहला स्टेप है, ये मेरा पहला स्टेप। अब इन सब परसेंटेज को मेरे को ग्राम में बदलना है, सब परसेंटेज को ग्राम में बदल देते हैं। देखो मेरे पास ग्राम में बदलेंगे 4.07 ग्राम, और ये हो गया 24.27 ग्राम, और ये हो गया 71.65 ग्राम। ये अपना सेकेंड स्टेप हो गया, ये अपना सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड हो गया। अब देखिए अपन इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? मोल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको, ये तो वेट है अपने पास, इसको मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1, ठीक है। अच्छा, फिर अपने पास ये वाली वैल्यू 24.27, और इसको अपन कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट से, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, है ना। फिर अपन करते हैं 71.65, और इसको अपन डिवाइड कर देते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूलर वेट से, जो कि 35.5 समथिंग होता है। इतनी बात समझ में आई? ये अपना थर्ड स्टेप है, ये अपना थर्ड स्टेप है। जब मैं 1 से इसको डिवाइड करूंगी तो 4.07 कुछ यही आएगा। चलो ठीक है, मैं इसको इजी कर लेती हूँ। तो मेरे पास लगभग कितना आएगा? लगभग मेरे पास आएगा 4, 12 दूनी 24, लगभग आएगा 2, ठीक है। फिर 35 का इसमें 2 देखें, लगभग कितना आएगा मेरे पास? 2। ये अभी वैल्यू अपने पास, इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हो गया? थर्ड। अब बेटा देखो क्या करना है आप लोगों को। अब ये जो मेरे पास 4, जो 2 और जो 2 आया है ना, उसको आप इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है ना, उससे क्या कर दो। तो अपना फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप क्या है, आप इसको सबसे छोटी वैल्यू है ना, उससे क्या करो, काट दो ना। तो 2 है सबसे छोटी वैल्यू, उससे काटो आप 4/2, फिर 2/2 और फिर 2/2, ठीक है। इस तरीके से काट दो। तो 4 के पड़े से ये देखो आया 2, फिर 2 के पड़े से ये देखो 1, फिर ये आया 1। मतलब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ना बेटा, इसको आप क्या करो, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करो, इससे आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। कैसे आएगा सुनना, देखो मेरे पास हाइड्रोजन की वैल्यू आई 2, मैंने लिखी 2। मेरे पास कार्बन की वैल्यू आई 1, मैंने लिखा कार्बन को सिर्फ 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 ही तो, ठीक है। और Cl की भी वैल्यू आई है 1, तो मैंने लिखा Cl। ये बेटा मेरे पास आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है मेरे पास? एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। अब मेरे को निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकलती है सुनना, n बराबर अपन लिखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ, सॉरी, मोलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, बट्टे में मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है। तो मोलर मास ये रहा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे ये 98.96। और बेटा इसका निकालो। इसका कैसे निकालेंगे? कार्बन 1 का कितना होता है? 6, तो 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, 35 मान लेते हैं। कितना हुआ देखो, 5 2 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 1 4, 49। 49 को इससे डिवाइड कर दो। जो है 49 को इससे डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 2। कितनी आएगी? 2। इस 2 को आप इंपेरिकल फॉर्मूला जो ये वाला है ना, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जब भी कभी अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, तो अपने को n गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला करना होता है। n
गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला करना होता है। तो n की वैल्यू आ गई 2, इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने निकाल ही रखा है, तो 2 गुणा मेरे पास आएगा CH2Cl, तो मेरे पास आएगा C2H4Cl2। ये आ गया भैया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आ गया। एक बार फिर से देख लो, 5-6 स्टेप में अपन ने खत्म करा है। एक क्वेश्चन और करेंगे तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। हाइड्रोजन जो होता है उसका अपन ने निकाल लिया था, ठीक है, 100 में से इन सबको जोड़ के घटा दिया। फिर कार्बन का दे रखा है, क्लोरीन का दे रखा है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में अपन ने ग्राम में बदला है, कुछ नहीं करा। थर्ड स्टेप में अपन ने मोल में कन्वर्ट करा है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में अपन ने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है, उस सिंपलेस्ट रेशियो को अपन ने कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन से गुणा करके और यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है। इंपेरिकल फॉर्मूले का मोलर मास जो है उसका भाग देंगे अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मोलर मास में, तो n की वैल्यू आएगी और n को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फॉर्मूले से, तो अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए, या फिर एक क्वेश्चन आपको मैं दे देती हूँ जो आप कर लेना, ठीक है, या फिर मैं एक और करवा दूँ, एक और करवा देते हैं। चलो ठीक है, क्यों, हाँ जी, तो अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं। इसमें आपको पोटेशियम दे रखा है, कार्बन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है। किस प्रकार से करें देखो, और मोलर मास दे रखा है, ठीक है। तरीका वो का वही रहेगा। पहले आप क्या करो, इन सबको परसेंटेज को ग्राम में बदल दो, ठीक है, परसेंटेज को ग्राम में। तो 56.53 में सीधा ग्राम कर देती हूँ। फिर अगला है 8.69 सीधा ग्राम, और फिर 34.78 सीधा ग्राम, ठीक है, इतना, ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड में देख लेती हूँ क्लियर आ रहा है क्या। चलो जी ठीक है ना। उसके बाद में देखो सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना है, अगले स्टेप में अपने को ये जो ग्राम है इसको मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए 56, अच्छा ये है किस किस का वो और देख लेते हैं ना। ये तो आपको, ये पोटेशियम का है और ये कार्बन का है और ये जो है ये ऑक्सीजन का है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 56.53 जो है उसको आप क्या करो, पोटेशियम, और पोटेशियम का जो अपने पास होता है, पोटेशियम का जो रहेगा अपने पास वो कितना रहेगा, 39 रहेगा, 39, ठीक है। फिर कार्बन की बात करते हैं तो 8.69, इसका हो जाएगा अपने पास 12। एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 12 होता है। फिर ऑक्सीजन की बात करो 34.78 और फिर 16। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, देखिए कि भाई यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया, क्लियर है। तो इतनी बात सही है। अब देखो इसको जब अपन इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1 देखो 40 मान लो इसको, तो 4 एकम 4, 1.4 के समथिंग आएगा, 1.4 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब अपन काटेंगे 12 के पाड़े से, थोड़ा काट के देखो, 8.96 को 12 के पाड़े से काट के देखो, जब अपन काटेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कुछ 0.7 के समथिंग, कितना आएगा 0.7, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा अपने पास से कितना 2.1 के समथिंग, इतना आ जाएगा भाई, ठीक है। अपने को क्या करना है, वही सेम तरीका, अपने को इसमें से वो छोटी वैल्यू लेनी है और उससे अपने को क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है ना। ये लगभग है भाई, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 0.7 वाली ठीक है, 1.4 अपॉन 0.7, 0.7 अपॉन 0.7, 2.1 अपॉन 0.7, ओके, ठीक है। इससे मेरे पास आएगा 0.2, बोलो ठीक है क्या, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा, सही है। अच्छा सॉरी 0.2 क्यों आएगा, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 7 21 3, ठीक है ना, ये आ जाएगा 213, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखो पोटेशियम का आया 2, पोटेशियम का क्या आया 2 आया, ठीक है। कार्बन का कितना आया, कार्बन का आया 1, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना आया, ऑक्सीजन का आया 3, ठीक है, K2CO3, ठीक है, K2CO3। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला आया, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला आया। अब मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, n गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला, n गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो तो निकल गया, लेकिन मेरे को n निकालना है। n कैसे निकालूंगी, n निकाला जाता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बटे मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसका निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, 39 गुणा 2, इसको निकालो भाई, K2CO3 को इधर साइड में निकालते हैं, K2CO3, इसका देखो 39 गुणा 2, इसका आ जाएगा प्लस 12, इसका आ जाएगा 16 गुणा 3, ठीक है। तो इसको देखो 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 1 7, ये 12,
प्लस 6 18 8 3 एकम 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा 50 और 60, ये हो जाएगा 78, अपने कितना हुआ 8 6 6 12 13 138, है ना। तो आप लिखो इसका भी 138। तो अपने पास n बराबर कितना आया 138/138, मतलब अपने पास कितना आया एक आया ना, एक आया है, ठीक है। तो n बराबर अपने पास आ गया 1। तो अपने को क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूले इसी को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि यही तो इंपेरिकल फॉर्मूला है और यही अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही इंपेरिकल फॉर्मूला है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक। आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं जो कि यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर बार यूनिट कन्वर्जन से आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे देती हूँ ना, वो आपको करने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में अपन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको करवाना चाहूँगी और अभी क्वेश्चन दे दूँगी मैं आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में आंसर लिख के भेजना, देखिए सही करते हो क्या। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको बताना है 10 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, कितने नैनोमीटर होते हैं। दूसरा बताना है आपको 5 गुना 10⁴ मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। फिर आपको थर्ड बताना है 3 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 3 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 4 आपको बताना है कि 500 मीटर में कितने 500 मीटर में कितने आपके पास में पिकोमीटर होते हैं, कितने पिकोमीटर होते हैं, ठीक है। ये बताना है आपको। और फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा आपके पास में जिसमें आपको बताना है कि आपको ये बताना है, क्या बताना है जी, आपको बताना है कि 0.5 गुणा 10⁴ मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कमेंट में लिख के भेज देना आंसर। और अगले वीडियो में अपन फिर से मोल कॉन्सेप्ट पे थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें जो बची है वो, और केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लो, बस लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, उनको खत्म करना है, फिर अपना पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।